नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हाँ, आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान का युग में टेक्नोलॉजी अपने चरम स्तर पर है। आप सभी ने जाना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो आज सभी दुनियाओं में धूम मचा करके रखा है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये विकास के क्रम में आगे कैसे बढ़ा था? कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? वो कौन सा पीरियड था जिसमें हमारा कंप्यूटर पूर्ण निर्माण हो गया और आज हम लोग जिस चरम पे हैं उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो आइए इतिहास से भविष्य तक आज बात करेंगे इस इतिहास में। कभी आपको नजर आएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कभी नजर आएगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप दोनों के अंदर में सेम ही जानकारी लिख सकते हैं। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट्स हैं तो या आईटी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारे कोर्स आप लोगों के लिए है। आइए शुरू करते हैं। तो आज से चलते हैं 3000 साल पहले। 3000 साल पहले जितने भी डिवाइसेस थे वो ज्यादातर मैनुअली कैलकुलेटेड थे। आप लोगों ने गणना की अलग अलग पद्धतियां देखी होगी, उसी में से एक है अबकस, जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग अलग अलग जगह पे गणना करते हैं। ये आपके सामने एक स्क्रीन पर नजर आ रही है अबकस के कुछ चित्र। इसमें आपको कुछ नाम नजर आ रहा है, जैसे सबसे ऊपर में आपको नजर आ रहा है जापानीज अबकस, इस साइड दाएं तरफ नजर आ रहा है आपको चाइनीज अबकस और फिर नजर आ रहा है आपको रसियन अबकस। ये सारे के सारे गणना करने वाली मशीन है। सबसे निचली पट्टी में आपको नजर आ रहा है ये जो कैलकुलेशन वाली जो भी डिवाइस है वो एंसेंट वाला है, इतिहास वाला है, प्राचीन है। अब ये जो है सुमेरियन सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता और चाइनीज जो सभ्यताएं थी उस सारे के सारे में हम लोग जो गणना करते थे वो इसी मशीन के थ्रू गणना करते थे। अब ये जो मशीन आपको जो डिवाइस नजर आ रहा है उसकी फ्रेम जो है वो आपको वुडन की नजर आ रही है। उसके अंदर में जो रॉड्स लगे हुए हैं वो मेटल के रॉड्स हैं और साथ ही छोटे छोटे जो गोले आकार के हैं उसे हम लोग बीड्स का नाम देते हैं। आइए अब इसकी जानकारी लेते हैं अबकस का फुल फॉर्म के बारे में। क्या आप जानते हैं अबकस का फुल फॉर्म? जानते हैं तो कमेंट में बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं। ए फॉर अबाउंडेंट, बी फॉर बिड्स, ए फॉर एडिशन, सी फॉर कैलकुलेशन, यू फॉर यूटिलिटी और एस फॉर सिस्टम। आपके सामने जो आ रही है वो अबकस का फुल फॉर्म है। अबकस कब हुआ था? तो आज से 3000 बीसी पूर्व। आप सभी बीसी और एडी के बारे में जानते होंगे। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूं, बीसी का फुल फॉर्म और एडी का फुल फॉर्म आप लोग अपने कमेंट में पिन करें। आगे चलते हैं। इसके बाद विकास की गति बढ़ती गई और एक नाम आपके स्क्रीन पर आ रहा है नेपियर बोन। बात है 1614 की। जॉन नेपियर नाम के एक व्यक्ति थी और इन्होंने ये डिवाइस बनाई। जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया नेपियर बोन आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। हम लोग जो गणनाएं करते थे उसके अंदर में आप लोगों ने एक समस्या देखी होगी, जब हम 10 से ज्यादा संख्याओं को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एक जो अंक है वो दूसरे अंकों में हम लोग कैरी कर देते हैं। जैसे ही आप कैरी करते हैं, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में हासिल या अलग अलग नाम से जानते हैं, ये जो गणना पद्धति है ये उसी के आधार पे काम करती है। और इसको किसने विकसित किया था, किसने बनाया था? तो जॉन नेपियर ने। ठीक है, तो जॉन जो है वो नाम है, नेपियर जो है वो नाम है और उनका जो बनाया गया मशीन है उसको नेपियर बोन के नाम से जानते हैं। और ये कब बना था? तो 1614 ईस्वी के अंदर में। आगे चलते हैं। इस विकास की पद्धति आगे बढ़ती गई और एक टेक्नोलॉजी आई, पास्कलाइन टेक्नोलॉजी, और ये कब आई थी? 1642 के अंदर में। अब इसको बनाने वाले जो थे वो ब्लेस पास्कल थे और आपके सामने जो मशीन आ रही है वही है पास्कलाइन की टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर में उस समय जब ये बना था तो पास्कल के पिताजी एक टैक्स कलेक्टर ऑफिसर थे, कर वसूलने वाले, और उन्होंने अपने पिताजी को गिफ्ट के रूप में भी ये मशीन किया था जो उनको कर का जो गणना है उसको करने में आसानी हो। साथ ही इसी दौर में और आगे बढ़ी, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। आप लोग अगर बाइक चढ़े होंगे तो स्पीड वाला कांटा आप लोगों ने देखा होगा, वो जो स्पीडोमीटर होता है उसमें भी टेक्नोलॉजी पास्कलाइन की ही यूज की जाती थी। आगे आपके पास नजर आ रहा है एक नाम, लेबिन्स कैलकुलेटर। ये
1671 की बात है। ये कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है, इसको बनाने वाले लेविन्स हैं, जिन्होंने सिलेंडर स्टेप के माध्यम से इसको बनाया था, इसलिए इसको सिलेंडर स्टेप के नाम से भी और लेविन्स व्हील के भी नाम से जानते हैं इस डिवाइस को। और इसे कब बनाया गया था? तो 1671 के अंदर में। साथ ही इसको कंप्लीट होते होते कब हो गया था? तो 1694 मतलब 1694 ईस्वी में ये कंप्लीट हो गया था बन करके। आप नीचे में नाम देख सकते हो, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई है। और इस डिवाइस को, ये जो लेविन्स कैलकुलेटर है, इसे किस किस नामों से जानते हैं वो भी आपके नीचे स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आगे इसी पद्धति में और आगे आया, और एक ऐसा समय आया जब हम लोगों के कंप्यूटर के दुनिया में तहलका मचने वाला था। हाँ, ये वही समय है 1822 का, जब एक इंजन आया जिसे हम लोग डिफरेंस इंजन कहते हैं। अब ये जो डिफरेंस इंजन था वो देखने में ऐसा था जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। और इनको किन्होंने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज जी ने। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वही दौर था जब कंप्यूटर एक नया आयाम देने वाली थी। हम लोगों का जो अभी कंप्यूटर में फ्यूचर बड़ा बड़ा देख रहा है, जो कंप्यूटर लाखों मात्रा में कामों को एक बार में कर सकता था, उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा 1822 ईस्वी के अंदर में एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, द डिफरेंस इंजन प्रोजेक्ट, और उन्हीं में से इस मशीन का नाम भी आपको नजर आ रहा होगा, डिफरेंस इंजन। अब इसी दौर में और विकास आई, और चार्ल्स बेबेज जी ने ही 1834 में एक और मशीन बनाई जो डिफरेंस इंजन का अपग्रेडेड वर्जन था। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग बताइए, आपके स्क्रीन पर भी है, एनालिटिकल इंजन। आपने बिल्कुल ठीक सुना। और ये आपकी एनालिटिकल मशीन है जो आपके स्क्रीन पर नजर आए। इसके अंदर में गणित के सिद्धांत पे काम करते करते और हम लोग अपनी गणना को सुनिश्चित ढंग से रिजल्ट तक पहुंचाते थे। और ये किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज जी ने। आइए इसी पद्धति को और आगे बढ़ाएंगे। अब यहीं के बाद कंप्यूटर क्या हुआ? तो अपने गणनाओं के क्षेत्र में विकास करना शुरू हो गया। आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा पहले लेडी अडा लवलेस का। इसी मशीन के बाद उन्होंने प्रोग्राम किया था और साथ ही इसको और गति मिली थी। अब हम लोग इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर चुके हैं, इस एनालिटिकल इंजन की टेक्नोलॉजी को, और इसी के आधार पे हम लोग अलग अलग जनरेशनों में अलग अलग टाइप्स के काम करने वाले हैं। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो कंप्यूटर के जनरेशन। आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर का जनरेशन। अब जनरेशन किसको कहते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा 2G, 3G, 4G। ये जो G वर्ड है, G4 जनरेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग किसको जनरेशन कहेंगे? तो एक लाइन आपके लोग के लिए है, जो कंप्यूटर में जो विकास की उम्र होती है उसी को ही हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर मैं 5 बराबर भागों में विभक्त करूंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये जो जनरेशन आपके सामने नजर आ रही है, इसके अंदर में कुछ पीरियड्स भी नजर आ रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट जनरेशन की बात करोगे तो 1942 है। कभी कभी आप लोग अलग अलग जगह देखेंगे तो कभी कभी आपको 1940 से लेकर के आपको शुरू किया जाएगा, कभी आपको 1942 से शुरू किया जाएगा, कभी 1944 से शुरू किया जाएगा। ये जो आपके जनरेशन नज़र आ रहे हैं वो एक पीरियड में नज़र आ रहे हैं, एक अवधि में नज़र आ रहा है। इसीलिए अब जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर में आपको ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और इसके पूर्ण साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जो सिर्फ ये बताता है कि इसी पीरियड के अंदर में ये घटना चक्र हुआ था। तो आप सभी लोग बताइए कौन कौन से जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। आइए बारी बारी से देखते हैं एक एक जनरेशन को, जिसके अंदर में कैसी टेक्नोलॉजी थी और क्या विकास हुआ। आइए सबसे पहला जनरेशन शुरू करते हैं, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जिसे हम लोग 1942 से 1959 तक की अवधि मानते हैं। अब इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी। वैक्यूम ट्यूब में बिजली होता है, जैसे आप लोग लाइट देखे होंगे 100 वाट का, आपके स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। इसके अंदर में फिलामेंट होता है, ये बिजली लेकर के चलती थी, और जब ये हीट पैदा करती थी तो क्या होता था, जो हमारे मशीन्स थे वो एम्प्लीफिकेशन और डी एम्प्लीफिकेशन का काम करते थे।
आगे आपको नजर आ रहा है जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए, जैसे ENIAC आपको देखने को मिल रहा है, आगे IDVEC आपको देखने को मिल रहा है, आगे आपको UNIVAC नजर आ रहा है, फिर आपको IBM का 650 मॉडल नजर आ रहा है और IBM का 701 मॉडल नजर आ रहा है। ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। सबसे ऊपर में जो नाम लिखा हुआ है ENIAC, ठीक है, ये वाले कंप्यूटर को ही हम लोग फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में पिन कीजिए। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे नजर आ रहे हैं, आपकी नजर देख सकते हैं। जब पहली जो बड़ी सी रूम हुआ करते, उस पूरे रूम में एक कंप्यूटर हुआ करता था, साइज में बहुत बड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा। अभी हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा था, अभी जो आपके सामने वैक्यूम ट्यूब था, ये वाली जो वैक्यूम ट्यूब है वो कितने लगे हुए थे, तो टोटल इसके अंदर में लगभग 18,000 लगे हुए थे। और मैं बात करूं इसको बिजली कितना, लगभग 1.5 लाख वाट की लगभग ये बिजली लेती थी। और साथ ही अगर भारी की बात करें वेटेड, तो 50 से 100 टन के लगभग में इसका वेट हुआ करता था। इसी प्रक्रिया में आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो अभी हम लोगों ने देखा। फिर शुरू करते हैं आपको इस जनरेशन में एक और चीजें हुई। बात है 1945 का, जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति आए और उन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया। हाँ, आपके सामने नजर आ रही होगी, आपको इनपुट नजर आ रही होगी, आपको आउटपुट नजर आ रही होगी, CPU के अंदर वाला भाग जिसके अंदर में 3 यूनिट्स, जैसे ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कंट्रोल यूनिट, जैसे नजर आ रहा होगा मेमोरी यूनिट। ये सब जो भी आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसको न्यूमैन जी ने बनाया था। कब बनाया था? 1945 के अंदर में। और यही आर्किटेक्चर बाद में और विकास की तरफ ले गई और सारे कंपोनेंट को इसी के आधार पर डिजाइन किया गया था। आगे चलिए सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, जिसका पीरियड 1959 से 1965 की ओर हम लोग देखते हैं। इस जनरेशन के अंदर में हम लोगों ने जो यूज किया वो ट्रांजिस्टर को यूज किया था। अभी हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब देखा था फर्स्ट जनरेशन में, वो बिजली बहुत ज्यादा लेती थी, साथ ही साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा कंप्यूटर हो गया था। तो जैसे ही हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब को रिड्यूस किया तो ऑटोमेटिक है जो ट्रांजिस्टर उसके बदले में ले लिया। और ये जो ट्रांजिस्टर बनाया था वो कौन से व्यक्ति ने, आपके नाम स्क्रीन भी नजर आ रही है। जो ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंटर है वो कौन सा है? शॉकली। और कौन सा? तो ब्राटेन और साथ ही बार्डेन, इन लोगों ने मिलकर के ट्रांजिस्टर को बनाया था 1947 के अंदर में। हाँ, ये वही दर था, ये वही पीरियड था जब हम अपने भारत माता को अंग्रेज के चंगुलों से बाहर निकाल लाए थे और गाड़ दिए थे दुश्मनों के छाती पर तिरंगा ध्वज। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में ये जो ट्रांजिस्टर उन लोगों ने बनाया था तो नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, उनके क्या नाम हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहले नजर आ रहा है CDC और मॉडल 1604। उसी तरीके से CDC का 3600 नंबर मॉडल, IBM का 1401, साथ ही IBM का 7090 मॉडल और PDA 8 एवं 11, ठीक है, PDA 8 भी और PDA 11 भी इसी जनरेशन का माना जाता है, जिसमें आपको सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ट्रांजिस्टर। आइए देखते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे देखने में हुआ करता है। आगे स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। आप अगर पहले जनरेशन के कंप्यूटर देखते तो एक पूरा का पूरा घर भरा हुआ था। उसी टेक्नोलॉजी की जब शॉर्ट कर दी गई, वैक्यूम ट्यूब के बदले में ट्रांजिस्टर उपयोग करना शुरू कर दिया, एक दीवार टाइप का साइज आपको नजर आ रहा होगा, उसके बराबर आपको कंप्यूटर का साइज हो गया था। आगे चलते हैं तीसरा जनरेशन। हाँ, यही वो दौर था जो कंप्यूटर उद्योग में क्रांति लाने वाला था, हर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होने वाला था। इस जनरेशन को ही हम लोग थर्ड जनरेशन अर्थात IC का जनरेशन कहते हैं। सबसे पहले IC बना कैसा था? आपकी स्क्रीन पर एक IC नजर आ रहा है, यही ओरिजिनल IC है जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था। अब ये किसके द्वारा बनाया गया था? आपको नीचे में नाम नजर आ रहा होगा, जैक किल्बी। ये वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने IC को बनाया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाया। कब बनाया? 1958 ईस्वी में। अब चलते हैं इसमें टेक्नोलॉजी देखते हैं जो और क्या मिल करके तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर को और फास्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो एक सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को बनाने वाले व्यक्ति कौन है? आपके स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी, रॉबर्ट नाइस।
ठीक है। ये वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बनाया, तो सेमीकंडक्टर बनाया। यहीं से स्टोरेज की क्षमता शुरू हो गई थी। और साथ ही अभी आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रहा है उसमें ये भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे जो पहले जो आईसीज बने थे उसमें भी रॉबर्ट जी ने अपना योगदान किया था। मतलब सिंगल जो आप लोग किल्बी जी को कहते हैं जो आईसी बनाए, तो इनका कहना ये भी है, जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो इन रॉबर्ट जी ने भी किसमें योगदान दिया था, आईसी बनाने में। और यही वो जनरेशन था जहां पर कंप्यूटर एक टेबल पे सिमट करके रहने वाला था और पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन होने वाला था। आइए देखते हैं थर्ड जनरेशन के कैसे कंप्यूटर्स थे। ये है आपके सामने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स, एक टेबल पे आने लगा था, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे NCR 395, B6500 मॉडल, फिर आपको CDC का 7600 वाला मॉडल और IBM का 370 वाला मॉडल। ये सब कुछ ऐसे हैं जो डेवलप्ड कर दिए गए, आईसी को इंटीग्रेट कर दिए गए और साथ ही कंप्यूटर और अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर दिया। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। कौन सा जनरेशन, चौथा जनरेशन। ये वही जनरेशन है जो हमारे टेक्नोलॉजी को और छोटा करने वाला था, साथ ही परफॉर्मेंस को और फास्ट करने वाला था। इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो आईसी के अंदर में इंटीग्रेट किया गया। साथ ही इसके अंदर में जो भी काम होने वाला था वो सिलिकॉन पे काम होने वाला था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा जो सेमीकंडक्टर बन गया था, और सेमीकंडक्टर में जो यूज होने वाला चीजें थे, जो भी पॉइंट था, वो सिलिकॉन यूज किया था, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो हमारे कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाती थी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पहला चिप नजर आ रहा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके बनाने वाले व्यक्ति भी आपको नजर आ रहे होंगे, टेड हॉप के नाम से इसको जानते हैं, और इन्होंने ही फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, माइक्रो प्रोसेसर वही है जो आगे चल के हमारे प्रोसेसर का एक चिप बनने वाला था, एक ऐसा चिप जिसपे लाखों सारे कंपोनेंट्स को एक साथ किया जा सके। क्योंकि आगे जो जनरेशन है VLSI और ULSI, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है जिससे मेरा कंप्यूटर एक छोटे से डिवाइस के अंदर में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को ला सकती है। आइए देखते हैं वो कैसा हो सकता था। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर में कंप्यूटर आपको देर से देखने को मिलते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे Apple II, जैसे VAX 9000, Cray 1, Cray 2, Cray 1 और Cray 2 आपको नजर आ रहा है। ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर था जो उस समय का शक्तिशाली कंप्यूटर हुआ करता था। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। आगे बात करो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। अब 1988 के बाद अब तक की जो भी जनरेशन है वो पांचवी जनरेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर बन गया था, हर साल जो कंपनी प्रोसेसर बनाती है, जैसे आपने नाम सुना होगा इंटेल के बारे में, ये इंटेल कंपनी क्या बनाती है, हर साल चाहती है कि मेरी साइज छोटा हो और परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा हो। यही आपको नजर आ रहा है फिफ्थ जनरेशन के अंदर में। आपके सामने एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा, जो ये जो जनरेशन था उसके अंदर में हम लोगों ने ULSI का यूज किया था। यू का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग जो पहले आईसी यूज करते थे उसमें हम लोगों ने और छोटी छोटी टेक्नोलॉजी यूज कर ली। एक छोटा सा सर्किट के अंदर में मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक बार में आ सकते थे, और जैसे ही वो बना तो फिर तहलका मचा दिया था। कंप्यूटर आदमी से ज्यादा फास्ट काम करने लगा, एक बार में 10, 20, 50, 100 आदमियों के काम करने लगा। यही वो जनरेशन था जो हमारे AI को जन्म देने वाला था। यही से यहाँ से शुरू होता है आपका AI, आपका माइक्रो प्रोसेसर का युग। एक बार देख लेते हैं इस जनरेशन के कैसे आपको क्या क्या बना हुआ था। यही वो जनरेशन है जिसके अंदर में आपको नजर आता है लैपटॉप, जब नजर आ रहा है आपको डेस्कटॉप, जब नजर आता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सब। आइए एक एक करके हम लोग पहले फोटोग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास नजर आ रहा होगा लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप और फिर PDA। आप लोगों ने प्रोसेसर देखा है, आइए आपको एक साथ प्रोसेसर दिखाते हैं। सबसे पहले जो फोटो नजर आ रही है वो है माइक्रो प्रोसेसर, जो पूरे के पूरे एक चिप पे सारे के सारे कंपोनेंट्स को हैंडलिंग करते हैं। दूसरा नंबर से आप लोग परिचित होंगे ही, वो कंप्यूटर है। साथ ही आपको मिलता है लैपटॉप, फिर मिलता है PDA, और यही पर्सनल डिजिटल जो दुनिया है उसके अंदर में आपको और बहुत सारा मिलता था। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रोम बुक, नाम सुना होगा नोटबुक, नाम सुना होगा अल्ट्रा बुक। ये सब सारी इसी जनरेशन की बाद की कहानी है जो आपको देखने को नजर आ रहा है। आइए अब कंप्यूटर में हम लोग फैमिली ट्री के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत पढ़ा होगा, मैं आपके सामने एक फैमिली ट्री नजर कर रहा हूँ।
ये वाली वो फिगर्स हैं जो आपको एक बार पढ़नी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कंप्यूटर डिवाइस कैलकुलेटर कहाँ बना, कैसे बना, और उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ अबकस से लेकर के कैसे वो हम लोग का AI तक आया, कैसे अलग अलग जनरेशन में काम हुआ, वो सारी की सारी इसमें लिखी हुई है। तो आप अपने समय में इसको सही ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, और सिर्फ एक ही फोटो के अंदर में पूरा इतिहास आप लोग जान सकते हैं। आपने बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का आभार। वत्स, इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है जो नियति से फरियाद नहीं, उसे छीनने की क्षमता रखता है। जय हिंद।